ये गाजा जहां पर शांति की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन माना जा रहा है कि यही गाजा अब वर्ल्ड वॉर का मैदान बन गया है, क्योंकि इस बीच एक बड़ा ऐलान अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब गाजा पर अमेरिका का कब्जा होगा। क्या यह मुमकिन है? और इसे देखकर क्या अब पूरे दुनिया के कई और देश हैं जो नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल भी है, लेकिन लगता यह है कि अब अमेरिका के इस बयान के बाद रूस भी इसमें कूदने वाला है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा यह है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो उसे तकरीबन 21 साल लग जाएंगे अपने अरमानों को पूरा करने में। हमास इजराइल युद्ध का नया एपिसोड शुरू हो गया है। इस बार हमास अकेला नहीं, इस बार गाजा की लड़ाई में कई देशों की सेना उतर सकती है। ऐसे में दुनिया का सबसे ताकतवर देश गाजा पट्टी पर भड़क गया है। 360 वर्ग किलोमीटर जमीन के एक टुकड़े पर महाशक्तियों की टक्कर। गाजा युद्ध में इजराइल है, गाजा युद्ध में ईरान है, गाजा युद्ध में अमेरिका है, गाजा युद्ध में तुर्की है, गाजा युद्ध में सऊदी अरब है और अब गाजा युद्ध में प्रेसिडेंट पुतिन की भी एंट्री हो गई है। वो भी इस धमकी के साथ कि 360 वर्ग किलोमीटर की गाजा पट्टी पर होगा वर्ल्ड वॉर, जिसमें एटम बम फट सकते हैं, जिसमें पूरी दुनिया जल सकती है। प्रेसिडेंट पुतिन गिन गिन कर हिसाब लेने जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में पुतिन को जितनी टेंशन दी गई, उससे दोगुनी तबाही मचाकर खाड़ी युद्ध में रूस अमेरिका से बदला लेगा। गाजा पर मचे घमासान में रूस का कूदना ही इस युद्ध को सबसे भीषण दौर में ले जा रहा है। पुतिन क्यों ट्रंप के गाजा प्लान के खिलाफ खड़े हो गए हैं? क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप का रिवेरा प्लान? गाजा से हमास के सफाए से पहले कहीं अमेरिका एटमी युद्ध का जोखिम तो नहीं मोल ले रहा? ये तफसील से जानेंगे, मगर पहले गाजा और वेस्ट बैंक की खौफ से भर देने वाली तस्वीरें देखिए। कल तक जहां बारूद फट रहा था, वहां आज लूट मची है। गाजा में राहत सामग्री के ट्रकों से सामान की लूट हो रही है। इस लूट में बच्चे, नौजवान, जिसके हाथ जो लग रहा है उसे बटोर कर वो भाग रहा है। गाजा के इसी भुतहा खंडहर को ट्रंप कब्जा कर जन्नत बनाने का दावा कर चुके हैं, जिसके बाद से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। वर्ल्ड वॉर की वजह भी ट्रंप की जिद को पुतिन बता रहे हैं, मगर गाजा को कंट्रोल करना और उसे दोबारा इंसानों के लिए स्वर्ग बनाने का मिशन क्या इतना आसान है? पीएम नेतन्याहू को ट्रंप का ऑफर मंजूर है। वो इजराइल के लिए जिस फैसले को ऐतिहासिक मान रहे हैं, क्या ये सबसे बड़ी भूल तो नहीं? Idea of allowing first Gazans who want to leave. I mean, what's wrong with that? They can leave, they can then come back, they can relocate and come back, but you have to rebuild Gaza. If you want to rebuild Gaza, you can't have, this is the first good idea that I've heard. It's a remarkable idea, and I think it should be really pursued, examined, pursued, and done, because I think it will create a different future for everyone. गाजा को दोबारा बसाना, वर्ल्ड क्लास बनाना ट्रंप का ड्रीम है, जिसके लिए वो गाजा से एक एक फिलिस्तीनी को मिस्र और जॉर्डन भेजने का रोड मैप दिखा रहे हैं। मगर इतने भर से गाजा की दुर्दशा दूर हो जाएगी, ये कहना मुश्किल है। यूनाइटेड नेशंस के अनुमान के मुताबिक गाजा में करीब 50 मिलियन टन मलबा फैला है, जिसे साफ करने में 21 सालों का वक्त लग सकता है। अनुमान में कहा गया कि गाजा पट्टी से सिर्फ मलबा साफ करने में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा खर्च हो सकते हैं। गाजा में 92% घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। गाजा में 95% स्कूल और अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं। गाजा में कोई सड़क सलामत नहीं बची। गाजा में खेती के 95% संसाधन खत्म हो चुके हैं। गाजा की 91% आबादी भूखमरी का शिकार है।
ऐसे इलाकों को वर्ल्ड सिटीजन के रहने लायक बनाने के लिए बेशुमार दौलत और 2 दशक का वक्त लगने का अनुमान है। इतनी दौलत और समय तब लगेगा जब पूरा गाजा शांत रहे, कोई भी ट्रंप के मिशन में अड़ंगा ना लगाए, लेकिन इसके आसार बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप को गाजा में हर दिन नए दुश्मन से सामना करना होगा। उसके प्लान पर अभी ही दुनिया 2 खेमों में बंट गई है। इस्लामिक रिलेशंस परिषद के कार्यकारी निदेशक अहमद रिहाब ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। Well, the president seems to be bloviating, and what he spoke about, this idea that America should take over Gaza, is contrary to both international law, to common sense, to morality, to anything that you name, to rationality. So it just came out of left field, very bizarre. गाजा बारूदी सुरंगों और गुफाओं से पटा पड़ा है। पूरे गाजा को समतल बनाकर डेवलप करना सुपर पावर के अकेले बस की बात नहीं। बिना अरब देशों की मदद के अमेरिका गाजा पर कंट्रोल कर पाएगा, ये कहना भी मुश्किल है। फिलहाल जिन देशों ने ट्रंप के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, उनकी लिस्ट ये है: सऊदी अरब, जॉर्डन, तुर्की, फिलिस्तीन, चीन, कोलंबिया और ब्राजील ने ट्रंप के बयान का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी ट्रंप के गाजा प्लान को खारिज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय नियम और संधियां भी गाजा पर अमेरिका के कब्जे की राह में ब्रेकर साबित होंगे। लेकिन नेतन्याहू का ट्रंप को समर्थन है, ये गाजा को लीज पर दे सकते हैं। गाजा स्वायत्त शासी क्षेत्र फिलिस्तीन के पास है, जबकि सैन्य और प्रशासनिक कब्जा इजराइल के पास ही है। गाजा में सुपर पावर को लाकर इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान की काट तलाशने का प्लान बना रहा है। पीएम नेतन्याहू ने इसके सिग्नल ट्रंप से मीटिंग के वक्त ही दे दिए हैं। But Trump's entry into the White House gives enormous, I say, backing to those who wish to see Iran's aggression rolled back, Iran never having a nuclear weapon, and that affects the entire region. It elevates the spirit of Israelis. It elevates the spirit of all those who want to see a different Middle East, a prosperous and peaceful Middle East. गाजा के बहाने ईरान को काबू करने का वॉर प्लान ही घातक है। रूस के रहते ईरान को झुकाना अमेरिका के बस का नहीं। प्रेसिडेंट पुतिन ईरान के साथ चट्टान की तरह डटे हुए हैं। इसी 17 जनवरी को रूस और ईरान के बीच बहुत बड़ी डील हुई है। 17 जनवरी 2025 को पुतिन ने पजेश्कियान के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के बाद रूस ने ईरान को भरोसा दिया है कि उसके ऊपर कोई भी आफत आई तो आगे बढ़कर उसकी मदद करेगा। रूस ने ईरान को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। ईरान रूस से अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और रूस के फाइटर जेट्स भी हासिल करेगा। Затронули и проблематику ближневосточного урегулирования в свете достигнутого на днях соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа, согласно которому со своими семьями должны воссоединиться освобождаемые израильские заложники и палестинские заключенные. रूस किसी घायल शेर की तरह बदला लेने का इंतजार कर रहा है। यूक्रेन युद्ध में जिस तरह पश्चिमी देशों और अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को हथियारों से मदद पहुंचाकर पूरे रूस को युद्ध में उलझा कर रखा। कई साल से चल रहे युद्ध में पुतिन को जीतने से रोकने वाले सभी दुश्मनों को रूस खाड़ी में दहला सकता है। रूस के लिए ये वॉर जोन इस लिहाज से भी सूट करता है कि खाड़ी में ज्यादातर देश अमेरिका और इजराइल के विरोध में हैं। जैसे यूरोपीय देशों से यूक्रेन के लिए एकजुट होकर के रूस का विरोध किया, ठीक वैसा ही विरोध खाड़ी में अमेरिका और इजराइल को झेलना पड़ेगा। यानी पुतिन की एंट्री भर से युद्ध एक तरफा हो सकता है। पुतिन के पास दुनिया के सबसे ज्यादा एटम बम हैं। पुतिन के पास धरती की किसी भी कोने तक बारूद बरसाने वाली मिसाइलें हैं। रूस इस दुनिया का सबसे खौफनाक हाइड्रोजन बम भी रखता है। आधे यूक्रेन को जलाकर राख करने वाले पुतिन ने गाजा युद्ध में धमाके शुरू कर दिए तो अमेरिका और इजराइल को पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी।
ऐसे में जाहिर है तब परमाणु बमों की टक्कर होगी। ऐसे न्यूक्लियर वॉर का नतीजा क्या होगा, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध दोबारा शुरू हो चुका है। धमाके हो रहे हैं, लेकिन इस बात को छुपाने की कोशिश हो रही है। अब दक्षिण लेबनान में इजराइल के धमाके वाले ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया, वो हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम को डराने के लिए बहुत काफी है। धमाका नंबर 1, धमाका नंबर 2, धमाका नंबर 3, तीनों धमाके एक साथ। धमाका नंबर 4, बड़ा खतरनाक ब्लास्ट। धमाका नंबर 5 और धमाका नंबर 6, ये 2 धमाके एक साथ हुए। इन धमाकों के साथ इजराइल ने नए युद्ध की गारंटी दे दी है। इन धमाकों के साथ इजराइल ने बता दिया है कि नईम कासिम का भी वही हाल होगा जो हसन नसरल्लाह का हुआ। इन धमाकों में कितनी ताकत है कि हिजबुल्लाह की सुरंगों से लेकर उसके तमाम अंडरग्राउंड अड्डों का अंत होना पक्का है। दक्षिण लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन सफाया जारी है। ऑपरेशन सफाया यानी अब हिजबुल्लाह और इजराइल का सीज फायर डबल फायर उगल रहा है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है इजराइल, चाहे वो हथियार के अड्डे हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के अड्डे हो। सवाल है कि क्या इजराइल की बमबारी से बेरूत फिर फटने वाला है? क्या हिजबुल्लाह पर फिर गिरेंगे इजराइल के बंकर बस्टर बम? लेबनान पर इजराइल के फरवरी वाले कहर का बड़ा सिग्नल मिलने लगा है। और अब शामत आने वाली है हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम की, जिसको खत्म करने की गारंटी इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने दे दी है। यह खबर पूरी दुनिया में छप रही है कि अब हिजबुल्लाह बचेगा या फिर उसके ड्रोन। ये वार्निंग देने वाले इजराइल काट्स ने कसम खाई है। इजराइल काट्स की कसम की चर्चा इजराइल से लेकर पूरी दुनिया की मीडिया में हो रही है। इन रिपोर्ट्स में इजराइल काट्स ने साफ कर दिया है कि इजराइल ने जैसा हसन नसरल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन का किया, वही हाल अब हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम का किया जाएगा। काट्स इसकी 100% गारंटी दे रहे हैं। אני מציע לממשיך של הממשיך של נסראללה לא לטעות בנחישות של ישראל כפי שעשו קודמיו. פן ישלם מחיר כבד מאוד. हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच मौजूदा चिंगारी की वजह ज्यादा खतरनाक है। नए युद्ध की चिंगारी क्यों भड़की है, इसकी बड़ी वजह समझ लीजिए। क्योंकि जनवरी के आखिरी दिनों में लेबनान और इजराइल के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो फिर से उस आग को भड़का सकता है, जो गजा से लेकर बेरूत और ईरान से लेकर यमन को भी जला सकती है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 27 नवंबर को 60 दिन का युद्ध विराम हुआ था। ये सीज फायर डील 26 जनवरी को पूरी हुई, लेकिन दोनों तरफ से दावा किया गया है दुश्मन ने डील के मुताबिक काम नहीं किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने दक्षिण लेबनान से अपनी फौज नहीं हटाई। वहीं इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह अब भी दक्षिण लेबनान में है और लेबनान की सेना ने इसे पूरी तरह अपने कब्जे में नहीं लिया है। اكيد هذه الاتفاقيه نحن بس تتخطى ال6 ايام حنرفضها. انت مثل ما عم تشوف هلا في عندك كثير استطلاعات عم تقول انه العالم بس مجرد ما يصير نهار الاحد الصبح حترجع على بيوتها حتى لو بعد الاحتلال الاسرائيلي موجود. فاكيد نحن من المؤيدين لهذا الموضوع. بالنهايه هيدي ارضنا وهيدا شعب، هيدي قرانا وهيدي بلادنا، فلازم نحن المفروض ان نرجع على الارض. इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने वार्निंग के तौर पर 26 जनवरी को उसकी तरफ ड्रोन से हमला किया, जिसे नाकाम कर दिया गया। और अब दक्षिण लेबनान में नेतन्याहू के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने अचानक दौरा किया और लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह को ललकारा है। בימים האחרונים ראינו ניסיונות לשגר כטב"מים לעבר מדינת ישראל. אני רוצה לשלוח מכאן מסר ברור לחיזבאללה ולממשלת לבנון. ישראל לא תשלים עם שיגור כטב"מים מלבנון. לא נאפשר לחזור למציאות של 7 באוקטובר. נסכל איומים ונגיב במלוא העוצמה. או שלא יהיו כטב"מים או שלא יהיה חיזבאללה. इजराइल काट्स की तरह नईम कासिम के तेवर भी बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। दोनों एक दूसरे को मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
26 जनवरी को जब सीज फायर खत्म होने की तारीख गुजरी तो हिजबुल्लाह ने इजराइल को ड्रोन अटैक वाली वार्निंग दी। ड्रोन अटैक के अगले दिन ही नईम कासिम ने अपने बंकर में वीडियो कैमरा मंगवाया और इजराइल को लाइव टेलीकास्ट करने की धमकी दे डाली, क्योंकि लेबनान को अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि इजराइल की सेना 28 फरवरी तक उसकी जमीन पर बनी रहेगी। इसके मायने हैं कि इजराइल 60 दिनों वाला सीज फायर अब 90 दिनों तक लागू करना चाहता है, जिसके लिए हिजबुल्लाह बिल्कुल राजी नहीं है। हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान में जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी लागू कर दी है। नईम कासिम ने वीडियो मैसेज भेजकर साफ कर दिया है कि सीज फायर के दौरान इजराइल उसकी जमीन से नहीं हटा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। لا نقبل بأي مبرر لتمديد لحظة واحدة ويوم واحد. لا نقبل بتمديد المهلة. وردتنا معلومات بأن الأمريكيين يتصلون بالمسؤولين اللبنانيين، طرحوا عليهم أنه يتمدد الاتفاق إلى 28 إشباط، يعني لا تنسحب إسرائيل إلى 28 إشباط. أجاب المسؤولون اللبنانيون بالرفض. नेतन्याहू के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कह दिया है हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम डील तोड़ दी जाएगी। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान से अब तक पूरी तरह नहीं हटा है, यानी युद्ध को लेकर माहौल गर्म है और अगली बार कोई हमला हुआ तो नेतन्याहू का वॉर कैबिनेट बड़ा फैसला ले सकता है। देखा जाए तो गजा से पहले लेबनान में सीज फायर हुआ, लेकिन इस युद्ध विराम में सीज फायर से ज्यादा डबल फायर हुआ है। लेबनान की तरफ से दावा किया गया कि इस दौरान इजराइल ने 380 बार युद्ध विराम वाली डील का उल्लंघन किया और उसकी बमबारी में 32 लोगों की मौत हुई जबकि 39 लोग घायल हुए। ما في قوة بالعالم تمنعنا نرجع على الجنوب وعلى ضياعنا، وخاصة على الضياع اللي متاخمة مع حدود فلسطين. نتنياهو إنسان مختل عقليا، وهذا الغرور اللي عنده راح يقتله، لأنه نحن أهل الجنوب عنا قضية. इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 14 महीनों तक युद्ध चला है और इस युद्ध में इजराइल ने पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। ये बात नईम कासिम को भी अच्छी तरह मालूम है कि अगर सीज फायर पूरी तरह टूट गया तो इजराइल के अगले टारगेट पर अब उसका नंबर होगा। लेबनान की राजधानी बेरूत की बमबारी पूरी दुनिया को याद है। जिस तरह गजा पर बम गिराए गए उसी तरह दक्षिण बेरूत को इजराइल ने बमों से पाट दिया। इजराइल किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता था, लेकिन आखिर में दोनों पक्षों के बीच में सीज फायर हुआ। हालांकि इस 14 महीने के युद्ध में लेबनान में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 17,000 लोग घायल हुए। अब एक बार फिर युद्ध के शोले भड़कने लगे। गजा में सीज फायर करने वाले इजराइल ने साफ कर दिया है कि न हमास के हाथ में बंदूक रहेगी, न ही हिजबुल्लाह को हथियार उठाने दिया जाएगा। बांग्लादेश बेहाल है, जबरदस्त बवाल है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के घर पर जमकर तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है और ढाका में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर पर जबरदस्त हवा बोला जमकर तोड़फोड़ की है। छात्रों की भीड़ ने बंगबंधु जी का घर भी जला डाला है। साथ ही साथ शेख हसीना के खिलाफ भीड़ ने यहां जमकर नारेबाजी की है। बुलडोजर, हथौड़ा, आगजनी, गृह युद्ध, ढाका में 5 फरवरी की रात बवाल हुआ। हिंसक भीड़ ने बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीब का घर फूंक दिया।
उनकी तस्वीर टुकड़े टुकड़े कर दी है। दीवारों पर बनी बंग बंधु की तस्वीर पर हथौड़ा चला। बांग्लादेश की बर्बादी का ये नया एपिसोड किसने भड़काया? अचानक हजारों हिंसक उपद्रवियों को धान मंडी को जलाने की आजादी किसने दी? क्या मोहम्मद यूनुस के हाथ से बांग्लादेश निकल गया है? बुलडोजर से बांग्लादेश को कुचल देने वाले विलेन क्या रावलपिंडी में बैठे हैं? पड़ोसी देश जल रहा है। जलाने वाले हुजूम में बांग्लादेश की सरकार के समर्थक छात्रों की सनकी लीग शामिल है। लेकिन बात पर बांग्लादेश में बारूदी बवंडर उठना सिर्फ शेख हसीना के खिलाफ भड़का आक्रोश नहीं हो सकता। नया उपद्रव सिर्फ इस बात पर हुआ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम अपनी पार्टी के नाम संबोधन करने वाली थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद हिंसा भड़की, जिसमें दंगाइयों ने आधी रात धान मंडी में जमकर उत्पात मचाया। 5 फरवरी को शेख हसीना की पार्टी ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में शेख हसीना को फेसबुक के जरिए बोलना था। कार्यक्रम के लिए रात 9 बजे का वक्त तय किया गया था। कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी रात 8 बजे फावड़ा और हथौड़ा लेकर के शेख मुजीबुर रहमान के घर पर पहुंच गए। हिंसक भीड़ ने रात 9:30 बजे शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग के हवाले कर दिया। हिंसक भीड़ ने शेख हसीना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें बांग्लादेश से दूर रहने की धमकी तक दे डाली। বাংলাদেশ জিরো করে খালি করে নিয়ে গেছ, এখন তোরা পয়সা পয়সা খা। তোরা কেন এখন সাধারণ জনগণ মানে কষ্ট দিতেছ? তোদের অভাব নেই তো, দেশটারে ফাঁকা করে ফেলছ, এখন চুপচাপ বসে খা। সবচেয়ে বড় ভুলটা হয়েছে আমরা ঘরে ফিরে গেছি, এটা আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। মানে এটা একটা সুযোগ দিচ্ছে, বারবার ফিরে আসবে, টুক করে দেশে ঢুকবো, লাইভ করবো, তারপরে লিফলেট বিতরণ করে, এটা সাহস আমাদের কারণে পাইছে। शेख हसीना से खफा उपद्रवियों ने ढाका के अलावा भी कई जगह हिंसक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आवामी लीग के नेता महबूब आलम हनीफ के घर को गिराया। चटगांव के मेडिकल कॉलेज और जमाल खान इलाके में लगे शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दी गई। रंगपुर में रोकेया यूनिवर्सिटी में लगे शेख मुजीबुर रहमान की फोटो को फाड़ दिया गया। बारिशाल रंगपुर में भी आवामी लीग के नेताओं के घर तोड़ दिए गए। सिलहट में भी प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला और आवामी लीग के समर्थकों के घर जलाए। हिंसक प्रदर्शन में दंगाइयों की घुसपैठ की साजिश महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी से समझी जा सकती है। जब दंगाई मुजीबुर रहमान का घर जला रहे थे, तब उन्हें रोकने वाली महिला के साथ भीड़ ने मारपीट तक की। अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया। हिंसक भीड़ से जान बचाकर